हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश गुरु चैनल। राम कुमार पांडे। आज शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं उन शिक्षकों को जो हमारे इस संसार में शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, और बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। भविष्य में हो सकता है वो भी शिक्षक बने, तो बहुत सारी शुभकामनाएं उन बच्चों को भी। आज शिक्षक दिवस के दिन ही मैंने एक अपना चैनल जनरेट किया है जिसका नाम है इंग्लिश गुरु राम कुमार पांडे। बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इस पीरियड में आप वीडियो बनाइएगा तो हम लोग लाभान्वित हो सकेंगे। दैट इज़ वाई आई जनरेटेड वन टाइप ऑफ चैनल दैट इज़ कॉल्ड इंग्लिश गुरु राम कुमार पांडे। तो as it should be known to you that English has become an international language. It is very necessary. It is very necessary to give or impart knowledge to the students who are very curious to know how to write English, how to read English, and how to know how to crack English for TGT, PGT, any other competitive exams. In this channel, you will get all the benefits related to academic students as well as competitive students. तो ये एक चैनल ऐसा चैनल है जहां आपको पूरा एंटायर सोर्स मिलेगा इंग्लिश का। वॉट एवर प्रॉब्लम यू आर फीलिंग दैट विल बी सॉल्व्ड इन नो टाइम्स। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लूँगा जो एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए भी लाभकारी होगा और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए भी लाभकारी होगा, और आज इसीलिए मैंने नरेशन चुना है। तो बच्चों, मैं आपको आज नरेशन पढ़ाऊँगा और पूरा फुल डिटेल्स दूंगा। आज तो मैंने नरेशन चुना है और नरेशन की पूरी टोटल एक्सरसाइज भी कराएंगे जो बेनिफिशियल होगा 8th 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। और बेनिफिशियल उनके लिए भी होगा जो एसएससी की कोचिंग कर रहे हैं, बैंकिंग की कोचिंग कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी जिनको निकालना है, करेक्ट करना है, सबके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि रिसेंटली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई थी जो नरेशन से भी थी, इवन पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी थी। तो ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। इट मीन्स यू विल गेट ए कंप्लीट सोर्स ऑफ इंग्लिश इन दिस टेबल इन दिस चैनल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम। आज मैं शुरू करता हूँ नरेशन। यहाँ बेसिक से आप जानेंगे नरेशन। नरेशन ये क्या होता है? आप चाहे नरेशन बोलो या इसको स्पीच बोलो। स्पीच मैं बात करूंगा नरेशन की, तो इसको मैं मिटा देता हूं। नरेशन क्या होता है? इसकी हिंदी है कथन। नरेशन की हिंदी है कथन, और इसी को हम स्पीच बोलते हैं। स्पीच मीन्स होता है भाषण। भाषण क्या होता है? मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन यहाँ पूरा डिटेल से एक बार आप मुझे सुन लेंगे तो पूरा ये क्लियर, ये जो इसमें डाउट से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो नरेशन क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है कथन, और स्पीच, इसी को स्पीच बोलते हैं। स्पीच क्या होता है? इसको बोलते हैं, इसकी हिंदी है भाषण। अब भाषण क्या होता है? बहुत लोग कहते भी है कि भाषण मत दो, लेक्चर मत दो, भाषण मत दो। तो भाषण क्या होता है? स्टेटमेंट क्या होता है? तो जो हम कुछ कहते हैं वही स्टेटमेंट होता है और वही भाषण होता है। व्हाट वी से इज कॉल्ड स्टेटमेंट एंड दैट इज कॉल्ड आल्सो स्पीच। जो हम कहते हैं वही भाषण होता है। तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, क्या डेफिनेशन लिखूं? सेइंग समथिंग अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड नरेशन कह सकते हैं, स्पीच और नरेशन। इज दैट क्लियर बच्चों? सेइंग समथिंग, कुछ कहना, अबाउट एनीथिंग, किसी के बारे में कुछ कहना, इज कॉल्ड स्पीच और नरेशन। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। एक एक ऐसा पढ़ो कि पढ़ा ले जाओ। अगर आप स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के तो 10th को पढ़ा ले जाओ, 12th के हैं तो फर्स्ट ईयर को, 9th के हैं तो 8th को, 10th हैं तो 9th को। और अगर आप कंप्यूटर्स हैं तो भी कोई, तब तो कोई बात ही नहीं।
ऐसा पढ़ो कि पढ़ा ले जाओ। तो नरेशन क्या होता है? नरेट माने कहना, और नरेशन नाउन है, नरेट वर्ब है। तो क्या होता है नरेशन? आप कथन हो गया, स्पीच हो गया, भाषण हो गया, और कथन किसको जो हम कहते हैं वही कथन होता है। तो सपोज दैट समवन इज आस्किंग व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नरेशन और स्पीच, यू कैन आल्सो से दैट सेइंग समथिंग अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड स्पीच और नरेशन। अब प्रश्न एक ये उठता है कि कितने प्रकार के होते हैं, हम अपनी बात को कितने प्रकार से कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ, जैसे आई से आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू, यूं हटा देते हैं, अभी समझाएंगे बाद में। आई से आई शैल टीच यू, मैं कहता हूं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं कहता हूं मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये मैं डायरेक्ट बोल गया। तो इसको क्या बोलेंगे? मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे मैं यू अभी नहीं बना कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये मैं डायरेक्ट बोल के जा रहा हूं। ओके बच्चों, ये मैं डायरेक्ट बोल के जा रहा हूं। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट बोल के जा रहा हूं, तो इसको डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच बोलते हैं। एक तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज है, एक मैं ऐसा भी बोलता हूं कि ही सेड दैट ही इज डूइंग हिज वर्क। अब यहां पे कुछ नहीं लगेगा। देखिए बच्चों, यह भी स्पीच है, यह भी स्पीच है, यह भी स्पीच है। आई से मैं कहता हूं, आई शैल टीच मैं पढ़ाऊंगा, एक ये प्रकार एक स्पीच है, और एक ये है ही सेड दैट ही वॉज डूइंग हिज वर्क, उसने कहा कि वो अपना कार्य कर रहा था। ये दो प्रकार की स्पीच हो गई। अभी मैंने इसका नहीं चेंज किया है, अभी मैं केवल आपको यह समझा रहा हूं कि इसमें कुछ अंतर लग रहा है आपको। इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, इसको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। इस पोर्शन को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। कुछ लोग इसको वर्ब कहते हैं, कुछ लोग स्पीच ना कह करके इसको वर्ब कहते हैं, लेकिन वर्ब सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इसमें रिपोर्ट करने वाला केवल वर्ब ही नहीं होता, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? आई से टू यू, यहाँ मैं लगा सकता हूँ। तो आई सब्जेक्ट हो गया, से आपका वर्ब हो गया, टू यू आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस स्टेटमेंट में तीन लोग काम करते हैं, एक प्रकार का स्पीच हो गया। इसलिए इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब नहीं बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। इस पूरे पोर्शन को रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। किसका? इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाले भाग को क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाले भाग को, जो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा में बंद है, इस पोर्शन को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इस पर्सन को रिपोर्टेड स्पीच। सुनिएगा जरा वेरी क्लियरली, इन्वर्टेड कॉमा के पहले पोर्शन को रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाले पोर्शन को, जो इन्वर्टेड कॉमाज में बंद होते हैं, उनको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब ये डायरेक्ट कह के चले गए, ये यहाँ डायरेक्ट, अभी आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट फॉर्म, ये डायरेक्ट बोलेंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे। देखिए डायरेक्ट क्या बोले? स्पीच बोले। तो इसको जो डायरेक्ट बोल के चला जाता है इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। अच्छा, तो डायरेक्ट फॉर्म, अगर कोई पूछे कि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच कैसा होता है, तो आप ये बता सकते हैं कि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच वो होता है जिसमें बोलने वाला डायरेक्ट बोलता है। आप यहाँ पे लगा देते हैं कि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ
स्पीच, इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। अच्छा, ये कैसा होता है? तो ये इसमें इन्वर्टेड कॉमा होता है और एक पोर्शन इन्वर्टेड कॉमा के पहले होता है, पहले वाला, और बाद वाला इन्वर्टेड कॉमा के बंद होता है। ऐसी स्थिति हो तो समझ लेना चाहिए कि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच होता है। और जिसमें ये सब ना हो वो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच होता है। देखिए इसमें कहीं कॉमा वगैरह नहीं लगा है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लगा है, तो ऐसे पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। अब प्रश्न उठता है कि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ लिखने वाला एक पॉइंट्स बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखिएगा? नरेशन। नरेशन क्या होता है? ये डेफिनेशन मैंने लिख दिया। सेइंग समथिंग अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड स्पीच और नरेशन। अथवा अब इसके क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। इट हैज मतलब इट हैज, या स्पीच कह लीजिए, स्पीच हैज टू काइंड्स। स्पीच है टू काइंड्स। तो इट हैज टू पार्ट्स। इट हैज टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं। पहला क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। पहला है डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच और दूसरा है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। अब यहीं पे हम क्लियर कर लें कि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच क्या होता है। द स्टेटमेंट which is said directly by the orator अथवा स्पीकर, जो बोलता है वो स्पीकर कह लीजिए या ओरेटर कह लीजिए, वक्ता, इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इज दैट क्लियर? डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच क्या होता है? अगर आपको नोट्स बनाना है तो क्लियर है। देखिए नरेशन है। नरेशन क्या होता है? सेइंग समथिंग अबाउट एनीथिंग इज कॉल्ड स्पीच और नरेशन। ठीक है। अब नरेशन दो प्रकार से, स्पीच दो प्रकार से दी जाती है, ये मैंने बता दिया। ये दो प्रकार से स्पीच, एक इस टाइप की स्पीच होती है, एक इस प्रकार की। इनको कहते क्या हैं? तो इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच और इनको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। आइए डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच क्या होता है और उसकी हम बात करेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच कहते क्या, कौन है, क्या कहे, किसे कहते हैं? जिस स्टेटमेंट को डायरेक्टली बोल दिया जाए। इसे मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, या राधा कहती है, राधा सेज आई विल टीच यू। राधा सेज आई विल टीच यू। राधा कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। राधा ने अपने आप को मैं बोला है, ये तो डायरेक्ट बोलेगी तो मैं बोलेगी। तो यहाँ पर हम बात अभी एग्जांपल देंगे। तो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच क्या होता है? द स्टेटमेंट विच इज सेड डायरेक्टली इज कॉल्ड डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ओके। अब दूसरी बात ये होती है कि इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच क्या होता है। दूसरा है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। तो अब डायरेक्ट की हम बात करें तो डायरेक्ट ये होता है, डायरेक्ट के दो भाग होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं डायरेक्ट क्या होता है। शी सेज आई शैल गो टू स्कूल। देखिए यहाँ वो कहती है मैं स्कूल जाऊंगी, वो कहती है मैं स्कूल जाऊंगी। ये डायरेक्ट बोल के चली गई। ठीक है, ये आप समझिएगा। अब मैं बात करूंगा कि इसके कितने भाग होते हैं। अब डायरेक्ट फॉर्म स्पीच के कितने भाग होते हैं? तो हो जाएगा इट हैज़ टू पार्ट्स। इट हैज़ टू पार्ट्स। पहला क्या है? पहला है रिपोर्टिंग स्पीच,
और दूसरा क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। इस पोर्शन को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसको रिपोर्टिंग स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्ट माने सूचना देना, मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूं या जा रही हूं। वो कहती है, वह आपका सब्जेक्ट है, कहती है वर्ब है, वो कहती है। और क्या कहती है? वो आपका स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच। क्या सूचना देती है आपको? वो रिपोर्टेड स्पीच। और जो सूचना देती है वो सूचना दे चुकी। तो आई शैल गो टू स्कूल, ये रिपोर्टेड स्पीच हुआ, क्योंकि ये सूचना दे चुकी आपको, रिपोर्ट कर चुकी। इज दैट क्लियर? तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। पूरे को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। और ये रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक उसी प्रकार जैसे इसमें भी सब्जेक्ट है, दोनों वर्ब हैं, कॉम्प्लीमेंट है। इन पूरे पोर्शन को जिस प्रकार इसमें रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ऐसे इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो इसके दो भाग हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब क्लियर हो गया होगा। रिपोर्टेड स्पीच हम पॉइंट्स और चाहे लिखाएं तो क्या होता है, यहाँ पे इसके दो भाग हो गए। एक फार्मूला और है कि रिपोर्टेड स्पीच इज केप्ट बिटवीन इन्वर्टेड कॉमास। रिपोर्टेड स्पीच इज केप्ट बिटवीन इन्वर्टेड कॉमास। और तीसरा है कि रिपोर्टिंग स्पीच इज केप्ट बिफोर इन्वर्टेड कॉमास। ये इन्वर्टेड कॉमा है, इनके पहले के भाग को रिपोर्टिंग स्पीच और इन दोनों के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच। ये क्लियर हुआ बच्चों? अब बात करते हैं, ये तो पहला पोर्शन है, इट हैज़ टू पार्ट। पहला पोर्शन है, इसको हम ए लिख देते हैं, ए और बी करके, क्योंकि यहाँ भी फर्स्ट सेकंड किया है, इसको ए और बी। तो पहला रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब ये है आपका, यहाँ पे इसको लिखते हैं, ए लिखते हैं, इसको ठीक है, ए भी लिखेंगे। अब यहाँ ये ए पोर्शन हुआ, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच या नरेशन। ये क्या होता है? शी कहती है मैं स्कूल जाऊंगी। ये शी कहती है मैं स्कूल जाऊंगी। अब देखिए, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच क्या होता है? जिसमें बात को डायरेक्टली ना बोल करके इनडायरेक्टली बोला जाए। तो हम सामने हैं तो हम अपनी बात को डायरेक्ट बोलेंगे ना, हम तो इनडायरेक्ट नहीं बोल पाएंगे। मेरी बात को कोई दूसरा बोलेगा तो वो इनडायरेक्ट बोलेगा। इसकी परिभाषा क्या है कि यहाँ ओरेटर स्पीकर स्वयं बोलता है और यहाँ बात को कोई दूसरा बोलता है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच क्या है? द स्टेटमेंट व्हिच इज सेड इनडायरेक्टली बाय अदर। द स्टेटमेंट indirectly by other is called indirect form of speech। बात समझ गए होंगे कि द स्टेटमेंट which is said directly by other is called indirect form of speech। जो स्टेटमेंट किसी दूसरे के द्वारा बोला जाता है उसको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच बोलते हैं। नाम से ही परिचित है कि डायरेक्ट जो बोलता है उसे डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, और जिसमें इनडायरेक्ट बोला जाए उसे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। अब क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल मैं नीचे ही दूंगा, इसी को मैं कराता हूँ। शी सेज
आई शैल गो टू स्कूल। यहाँ मैं लिखता हूँ, दोनों लिखूंगा एग्जाम्पल में। इसको फिर या तो ऐसा करता हूँ कि ऊपर ही लिखूंगा तो दिखेगा आप लोगों को। तो इसको क्या करना है, वीडियो पॉज करके और देख लेना और उसके बाद नोट कर लेना, फिर आगे मैं लिखता हूँ। ऊपर लिखता हूँ, ऊपर देखिएगा बच्चों, यहाँ मिटाता हूँ इसको। आप लोग ऐसा करता हूँ कि नोट कर लेंगे। मैं ऊपर लिखता हूँ। बात करता हूँ। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल क्या है? जो लिखा था, हाँ, शी सेज, ये इसका एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है शी सेज आई शैल गो टू स्कूल। अब देखिए, ये तो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच है। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? शी सेज, वो कहती है मैं स्कूल जाऊंगी। वो क्या कहती है? तो वो कहती है कि मैं स्कूल जाऊंगी, लेकिन कहती वो है स्कूल तुम जाओगे नहीं, जो कहती है वही स्कूल जाएगी। ये आई कौन है? सी। तो शी सेज, इसके स्थान पे हम दैट लगाएंगे। अभी हम रूल्स बताएंगे इसका आगे। शी सेज दैट, आई कौन है? आई शी ही है, तो यहाँ शी हो जाएगी। तो आई के साथ शैल लगता है और शी के साथ विल लगेगा। शी विल गो टू स्कूल। देखिए यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा, या इन्वर्टेड कॉमा नहीं, यहाँ दैट लगा है। इस पोर्शन को वो कहती है कोई और बोल रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट अपने को मैं बोलेगी ना। वो कहती है मैं स्कूल जाऊंगी, वो डायरेक्ट बोल रही है, तो मैं अपने आप को मैं बोल रही है। और उसकी बात को कोई अदर दूसरा बोल रहा है। अरे वो क्या कहती है? अरे वो कहती है कि वो स्कूल जाएगी। उसकी छोड़िए, वो कहती है वो स्कूल जाएगी। तो ये दूसरी बात, दूसरा कोई बता रहा है उसकी बात को। इसी को तो इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है? किसी की बात को कोई और बताए। अब देखिए, तो अब इसके रूल्स अलग हैं, बट ये जान गए होंगे कि डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच ऐसा होता है और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच ऐसा होता है। इसका मैंने ये एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल किसका है? यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच का होता है। और ये एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैटर क्या आता है? अब हम रूल आपको लिखाएंगे। कैसा रूल? कैसा रूल? इसको इसमें कैसे बनाएं? जैसे यहाँ इन्वर्टेड कॉमा था, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के स्थान में मैंने दैट लिखा, यहाँ शैल था, यहाँ विल किया। तो ऐसा क्या क्या करना पड़ेगा? ऐसा क्या क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम रूल्स लिखाएंगे। क्या? तो यहाँ पे हम रूल्स लिखेंगे कि रूल्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। रूल्स आधारित डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच का रूल क्या होगा? तो ये आपका रूल है। अब यहाँ से रूल शुरू होता है। अब मेन आपको ये समझना होगा कैसे क्या करना होगा। वस्तुतः बच्चों को डायरेक्ट नॉलेज जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो फिर जाएगा भी नहीं। आप सुनते रहिएगा अच्छी तरीके से। हमने जो पहले बोला था वही लिखेंगे। एक होता है रिपोर्टिंग। अब यहाँ मैं वर्ब लिखूंगा। अब मैं स्पीच नहीं लिखूंगा, वर्ब ही लिखूंगा। क्यों? क्योंकि हमें छेड़छाड़ करना है वर्ब में। स्पीच तो पूरा कंटेंस करता है, सब्जेक्ट को भी, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को भी, लेकिन अब हमें वर्ब की ज़रूरत है। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। समझाता हूं, जरा समझिएगा।
रूल्स क्या है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट में हो अथवा फ्यूचर में हो, क्या रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करते हैं, नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हमने ऐसा नहीं लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड, रिपोर्टेड स्पीच बदला नहीं जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज इन टेंस, यहाँ लिखा है नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब आप बारीकली समझिए कि टेंस बनता किससे है, वर्ब से बनता है। टेंस किससे बनता है, यहाँ पे टेंस एक तो होता है आपका मेन वर्ब से, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से। मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये अच्छी तरीके से सुनिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मतलब इस स्पीच में अगर जो भी टेंस दिया गया है टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, मतलब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा और फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा। टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। और टेंस बनता कैसे है, मेन वर्ब से बनता है, हेल्पिंग वर्ब से बनता है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये समझिएगा। मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ। He says I am going, वो कहता है मैं जा रहा हूँ। डायरेक्ट बोलता है, तुमको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट में क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट सेज प्रेजेंट में जाएगा कि फ्यूचर में जाएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सेज प्रेजेंट में जाएगा कि फ्यूचर में, प्रेजेंट में जाएगा। क्यों, फ्यूचर का एलिमेंट होता है विल और शैल। फ्यूचर का एलिमेंट क्या होगा, प्रश्न उठता है कि पहचानेंगे कैसे कि फ्यूचर है, कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर है, तो फ्यूचर का एलिमेंट होता है विल और शैल, पहचान जाएंगे। अब ये प्रेजेंट में है, एस लगा है, देखिए प्रेजेंट फ्यूचर और पास्ट। तो प्रेजेंट पास्ट क्या होता है, जिसमें V2 हो, सेकेंड फॉर्म लगे वो पास्ट होता है। तो और जो सेकेंड ना हो तो विल शैल ना हो तो प्रेजेंट है ही। प्रेजेंट पहचानने के तरीके क्या है, या तो इज एम लगा हो, हैज हैव लगा हो और V1 लगा हो, V1 में एस या यस लगा हो तो प्रेजेंट हो जाएगा। वो मैं एलिमेंट्स बाद में लिखा दूंगा कि कैसे पहचानेंगे आप। ओके, ओवरऑल यहाँ स्टेज आपका प्रेजेंट है। अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब देखिए ज़रा, मैंने टेंस को बोला है कि इसको चेंज नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि कुछ हम चेंज करेंगे, कुछ ऐसा है जिसको हम चेंज करेंगे। मैंने क्या बोला है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में केवल टेंस ही तो नहीं होता, सब कुछ होता है, बाकी और कुछ होता है। तो क्या किसी को हम चेंज करेंगे, तो यहाँ हमें एक चीज़ और लिखना है, नो चेंज इन टेंस बट प्रोनाउन कैन बी चेंज, कैन बी चेंज। आवश्यकता पड़े तो प्रोनाउन को बदला जा सकता है, बट प्रोनाउन कैन बी चेंज्ड, प्रोनाउन कैन बी चेंज्ड। अब देखिए तो यहाँ क्या है, वो कहता है मैं जा रहा हूँ, तो ही सेज, यहाँ इनके स्थान पे दैट लगाएंगे। कौन जा रहा है भैया, तो जो कहेगा वही जा रहा है। आई किसके लिए काम करता है, ही के लिए। ये आई कौन है, ही है, तो यहाँ ही हो जाएगा। ये एम किस टेंस से बिलोंग करते हैं, प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट में और कौन कौन है, इज है, एम है और आर है। ये तीनों प्रेजेंट के एलिमेंट हैं, तीनों एलिमेंट प्रेजेंट के हैं। इज, एम, आर, तीनों प्रेजेंट हैं। किसी के साथ एम लगता है, किसी के साथ इज लगता है, किसी के साथ आर लगता है।
अब क्या होगा, आई के साथ हम लगता है, ही के साथ शी के साथ इज लगेगा, यू के साथ वी के साथ दे के साथ बॉयज़ के साथ गर्ल्स के साथ आर लगेगा, लेकिन कहा जाएगा प्रेजेंट ही। तो टेंस हमने परिवर्तित नहीं किया, बस एलिमेंट्स हैं जो जिसके साथ फिट होगा उसके साथ लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ही है तो यहाँ पे आई है, ये प्रोनाउन ये भी प्रोनाउन है, तो जिसके साथ जो लगता है। तो यहाँ आई बदल गया ही में, आई था तो एम था, आई बदल गया ही में, तो इसके साथ इसके स्थान पे क्या लगेगा, इज लगेगा। ही इज गोइंग, देखिए पहले भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, अभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। टेंस क्या है, पहले क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। तो मैंने बोला था टेंस चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा, अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। ठीक है, तो एक ये हुआ। अब इसका रूल्स क्या होगा, जरा मैं, जैसे इंटर के बच्चे हैं बहुत सारे तो नोट्स बनाएंगे, तो इसका रूल क्या है, तो यहाँ मैं रूल्स लिखाना चाहूँगा। ये मैंने समझा दिया, इसका रूल्स लिखाऊंगा मैं और एग्जाम्पल देता चलूँगा, इसको मैं मिटा दूंगा। अब यहाँ पे पहला रूल है, रूल्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का कौन सा रूल है, तो पहला है रूल्स क्या, कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि वर्ब से ही मतलब है इसलिए हम वर्ब को ही लिखेंगे। इफ रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग्स टू प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, the tense of reported speech will not be changed. But pronoun can be changed. ये रूल लिखा है, पहला रूल है। क्या लिखा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, और लेकिन प्रोनाउन को चेंज हम कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मुझे देना होगा, दोनों का देना होगा, प्रेजेंट का भी और फ्यूचर का भी। तो हो लिखा है मैंने, ही सेज आई एम गोइंग, हो जाएगा इसका ही सेज, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, दैट आई कौन है, ही है, आई, वो कहता है मैं जा रहा हूँ, कौन जा रहा है भैया बताओ जरा, कौन जा रहा है, वो कहता है मैं जा रहा हूँ, तो जा कौन रहा है, तुम जा रहे हो क्या, कहता वो है जा तुम रहे हो, नहीं, जो कहता है वही जा रहा है, तो कौन जा रहा है यहाँ, आई कौन है, ही है, आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ही, आई के साथ एम लगाओगे और एम ही के साथ में इज हो जाएगा, तो ही इज गोइंग हो जाएगा। चेंज हुआ बच्चों, पहला रूल हमने अप्लाई कर लिया प्रेजेंट वाला। दूसरा एग्जांपल क्या है, शी विल से आई एम राइटिंग अ, वो कहेगी मैं एक पत्र लिखूंगी, वो क्या कहेगी, मैं एक पत्र लिखूंगी, भैया कहेगी वो और पत्र तुम लिखोगे, पत्र कौन लिखेगी, जो कहेगी वही पत्र लिखेगी, तो कौन कहता है, ये आई कौन है, आई शी ही है, तो यहाँ हो जाएगा शी विल से, इनके स्थान पे दैट लगता है, आई कौन है, शी है, तो यहाँ आई किसके लिए काम करता है, शी के लिए काम करता है, यहाँ पे शी हो जाएगा, आई के साथ एम लगता है और शी के साथ इज लगेगा, बाकी पूरा उतार दिया जाएगा। शी इज राइटिंग ऑन, मैंने बोला था टेंस परिवर्तित नहीं होगा, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, टेंस चेंज नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, ये क्या है, आपका दो रूल समाप्त हुआ। इफ रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग्स टू प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी आल्सो चेंज इनटू पास्ट टेंस। ये आपका एक रूल हुआ। दूसरा रूल क्या है,
इफ रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग्स टू पास्ट टेंस। एक चीज मैं यहां चाहूं तो और लिख सकता हूं, जैसे तुम्हें अगर कोई कंफ्यूजन हो, क्या यहां पे मैं एक चीज लिखता हूं, अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो कि प्रेजेंट को पहचानेंगे कैसे, व्हाट इज द सिंबल ऑफ प्रेजेंट। जैसे यहां मैंने लिखा रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग टू प्रेजेंट, प्रेजेंट में बिलोंग करता है, इसके लिए हम कैसे पहचानेंगे, तो मैं एक सिंबल लिख देता हूं बच्चों की कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट के हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में आपको एक तो इज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है, अच्छा दूसरा है हैज आएगा, आ सकता है, हैव आ सकता है, अथवा V1 आ सकता है, अथवा V1 में एस या ES लगा हो। ये आपके प्रेजेंट एलिमेंट हैं। डूडल्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो फिर हेल्पिंग वर्ब में आ जाएंगे। ये प्रेजेंट के एलिमेंट हैं, सिंबल आप प्रेजेंट कह सकते हैं, सिंबल ऑफ प्रेजेंट टेंस। ये अब क्या लिखेंगे, सिंबल ऑफ फ्यूचर टेंस। ये आपके वर्ब में विल अथवा शैल यूज होगा, ये आपके सिंबल है। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए सिंबल ऑफ प्रेजेंट टेंस, यहाँ शेज कोई ना कोई इनमें से जरूर आ सकता है, हो सकता है इज आ जाए, एम आ जाए, आर आ जाए, हैज हैव आ जाए, या V1 में एस या ES आ जाए, ये आपके हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी बात को विराम देता हूँ ये इस नियम से। अब क्या है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग्स टू पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच will be also changed into past tense except, सिवाय छोड़कर, except habitual, except universal truth, habitual action, historical event and proverb। इफ रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग्स टू पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस से संबंधित है तो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जिस किसी में दिया होगा विल बी आल्सो चेंज इनटू पास्ट टेंस, उसको हम पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे, केवल 4 को छोड़ के, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल इवेंट एंड प्रोवर्ब, इनको छोड़ करके बाकी हम चेंज कर देंगे। अब बात आती है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कैसे पहचानेंगे, जैसे हम प्रेजेंट को कैसे पहचानने का कोई तरीका था क्या, तो हाँ इज एम आर वाज वर था, इज एम आर हैज हैव, और V1 में एस या V1 बोले तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म अथवा फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हो। ऐसे मैं यहाँ लिखता हूँ सिंबल ऑफ पास्ट टेंस, सिंबल या एपिटोम, सिंबल ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का क्या सिंबल है, एक तो V2 होता है, क्रिया की सेकंड फॉर्म, अथवा वाज वर, अथवा हैड प्लस V3 आदि आदि। बीच में डिड आता है तो डिड इसमें आएगा नहीं, और डिड ही डिड नॉट सेड, से अगर आ सकता है ही डिड नॉट से तो लगा दीजिए, डिड भी लगा दीजिए, लेकिन डिड प्लस V1 ही आएगा, तो बस इतना पर्याप्त है, ये आपके सिंबल हैं। अगर हैड आ सकता है तो डिड भी आ सकता है, डिड भी लगा दीजिए, डिड आएगा तो V1 लेके आएगा, नॉट लगा होगा तो नॉट लगा दीजिएगा, नहीं लगा होगा तो नहीं लगाइएगा। तो अगर इसमें डिड आएगा तो इसमें डज भी आ सकता है, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट से, लेकिन वो ऐसा वस्तुतः आता नहीं है। अब क्या करेंगे, ये आपके सिंबल हैं पास्ट के। सिंबल क्या है पास्ट का, या तो क्रिया की सेकंड फॉर्म होगी, वाज वर होगा,
और फिर हैड प्लस V3 होगा, डिड प्लस V1 होगा। ये पास्ट के सिंबल हैं। अप्लाई जो होना होगा, वस्तुतः अप्लाई यही होता है, सेड ही होता है ज़्यादातर, और ये सब होता नहीं है। ये सब तो रिपोर्टेड स्पीच में ज़्यादा यूज़ होते हैं। यूज रिपोर्टिंग वर्ब में, स्पीच में यही इतना होता है, ये यूज होते नहीं। लेकिन अब सिंबल हैं तो हैं, पहचानने का तरीका मैंने बताया है, सिंबल हैं तो हैं। अब आइए इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं, नीचे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, थोड़ा एक एग्जाम्पल दूंगा। ही सेड, देखिए वही एग्जाम्पल दूंगा जो मैंने प्रेजेंट में दिया था। यहाँ सेज है तो प्रेजेंट है, यहाँ सेड है तो पास्ट है, यहाँ आपका V1 है, V1 एस या एस लगा है, और यहाँ आपका V2 है। ही सेड, यहाँ क्या था, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। ही सेड, उसने कहा मैं जा रहा हूँ, वो बोल के चला गया। अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो उसने क्या कहा, उसने कहा मैं जा रहा हूँ, कहा उसने, जा तुम रहे हो, उसने जिसने कहा वही जा रहा है। अब क्या करेंगे बच्चों कि सेड, इनके स्थान पे दैट लगाते ही हैं। आई कौन है आपका, ही है, यहाँ ही हो जाएगा, और इनका ये एम है। अब ये मैंने क्या बोला था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग्स टू पास्ट टेंस, अगर ये पास्ट टेंस में है तो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यही होता है, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है या मेन वर्ब होता है। मैंने बताया था टेंस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दो ही होता है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये भी पास्ट टेंस में होगा। तो एम का पास्ट टेंस क्या होगा, मैं बाद में दिखाऊंगा। एम का पास्ट टेंस होगा है वाज गोइंग। इज एम आर को वाज वर में हम चेंज करते हैं। इज एम आर को हम, यहाँ इज आया है, एम आ सकता था, आर, इनको हम किस में चेंज करेंगे, इनको हम वाज में और वर में। जिस प्रकार किसी के साथ इज लगता है, किसी के साथ एम, किसी के साथ आर, इनका पास्ट टेंस क्या होगा, वाज वर। किसी जिसके साथ वाज लगेगा वाज लगाइएगा, वर लगेगा वर लगाइएगा। तो ये हम अभी बाद में आगे रोज यही दिखाएंगे हम। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा। ये पास्ट, इधर का पास्ट तो इधर भी पास्ट। अगर तुम्हारी शुरुआत पास्ट से हुई है तो अंत भी पास्ट से ही होगा, केवल 4 को छोड़ करके। ओके, अंत पास्ट से ही होगा केवल 4 को छोड़ करके। अब हमें क्या रूल्स लिखाना चाहिए कि सर जी ये मुझे बताइए, एम को तो आपने वाज में चेंज कर दिया, एम की जगह कुछ दूसरा होता तो उसको हम किस में चेंज करते, किसको हम किस में चेंज करेंगे, ये मुझे कैसे मालूम। तो हमको क्या लिखना होगा, मुझे बताना होगा तुम्हें कि किसको तुम किस में चेंज करो। तो मैं ऊपर लिखता हूँ, नोट्स बनाने के लिए आप वीडियो को रोकिएगा और नोट्स बना करके फिर जो है रिमूव करिएगा। तो मैं यहाँ आगे ऊपर लिख रहा हूँ बेटा। ये आप कब लिखेंगे, कब चेंज करेंगे, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा, लेकिन किस शब्द को किस में चेंज करेंगे ये मैं लिखने जा रहा हूँ। तो हेडिंग क्या डालेंगे, सम चेंजेबल वर्ब, वर्ड्स ही लिखेंगे, क्योंकि वर्ब को भी चेंज करना है और वर्ड्स को भी चेंज करना है। सम चेंजेबल वर्ड्स for making indirect form of narration, or making indirect form of narration। अब इसमें क्या लिखेंगे, अब देखिए मैंने दूसरा तो नियम लिखा था। पहला नियम, इफ रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग्स टू प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। और दूसरा नियम लिखा था, इफ रिपोर्टिंग वर्ब बिलोंग्स टू पास्ट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी आल्सो चेंज इनटू पास्ट टेंस। अब किसको कौन से पास्ट में, वर्ब को किस पास्ट में चेंज करेंगे ये लिखता हूँ।
सपोज दैट इफ यू आर गेटिंग V1, V1 विल बी चेंज इनटू V2। अगर आप V1 पा रहे हो तो V1 को तुम V2 में चेंज करोगे। V1 का मतलब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। V1 हो या V1 में S या ES लगा हो, V1 में S या ES लगा हो या V1 हो, इसको V2 में चेंज करेंगे। और अगर V2 हो तो इसको हम हैड प्लस V3 में चेंज करेंगे। इज एम आर हो तो उसको हम वाज अथवा वर में चेंज करेंगे। वाज अथवा वर हो तो इसको हम हैड प्लस बीन में चेंज करेंगे। और यहाँ फिर दोबारा मैं वाज वर लिखता हूँ, वाज वर को वाज वर में ही रहने देंगे। दो चीज मैंने लिखा है, वाज वर को हैड बीन में चेंज करेंगे, वाज वर को वाज वर ही में रहने देंगे। कंडीशन कुछ ना कुछ अवश्य है, ऐसा तब होगा ओनली इन एक्शन मूड, ओनली इन एक्शन मूड। वाज वर जब एक्शन मूड में होगा तब हम वाज वर को हैड बीन में चेंज करेंगे। और कब चेंज नहीं करेंगे, ओनली इन साइलेंट मूड। एक प्रश्न और उठता है कि सर जी बहुत समझ में नहीं आया कि एक्शन मूड क्या होता है और साइलेंट मूड क्या होता है। तो इसके लिए मुझे और डिटेल्स में जाना है, और जब हम वर्ब पढ़ाएंगे तब बेहतर हम पूरा बताएंगे। आज मैं ऐसे समझा रहा हूं कि आई वॉज टीचिंग। यहां देखिए, यहां मैं लिखता हूं आई वॉज टीचिंग। ये आपका वाज क्या कर रहा है, वाज आपका हेल्पिंग वर्ब है, टीचिंग क्या है, मेन वर्ब है। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, था क्या कर रहा है, ये इस वर्ब की हेल्प कर रहा है। तो कहने का मतलब वाज भी हेल्प कर रहा है। वाज यहाँ एक्शन मोड में है, ये वाज वर्क कर रहा है। किसके लिए, टीचिंग। कह सकते हैं कि जब वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। ये यहाँ वाज कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ये टीचिंग मेन वर्ब है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब एक्शन मूड कब होगा, या कह लीजिए कि ओनली इन एक्शन मूड या ओनली इन हेल्पिंग वर्ब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कब मालूम होगा कि ओनली इन एक्शन मूड। एक्शन मूड में वाज कब होगा, देखिए यहाँ आई वाज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। वाज यहाँ क्या कर रहा है, टीचिंग की हेल्प कर रहा है। वाज यहाँ पे टीचिंग की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। वाज टीचिंग के हेल्प कर रहा है। वाज क्या है, HB है। टीचिंग क्या है, MB है। जो वर्ब किसी वर्ब की सहायता करे उसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये वाज हेल्पिंग वर्ब है। आप ये भी कह सकते हो कि वाज वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब में होगा तो हम चेंज करेंगे, और जब हेल्पिंग वर्ब में नहीं होगा तो हम चेंज नहीं करेंगे। कब चेंज नहीं करेंगे, हम आपको क्या मालूम कि हेल्पिंग वर्ब तो मान गए, लेकिन कब चेंज नहीं करेंगे। तो मैं लिखता हूँ, इन दोज डेज आई वॉज अ टीचर। In those days, I was a teacher. उन दिनों मैं अध्यापक था। आज अध्यापक नहीं हूं, कोई ऐसा कह सकता है। उन दिनों मैं अध्यापक था। I was a teacher। was यहाँ कोई वर्क कर रहा है क्या, यहाँ वर्ब, ये वर्ब, ये वर्ब का ये वर्ब हेल्प कर रहा है, लेकिन ये किसी वर्ब का हेल्प नहीं कर रहा है। तो जब वाज वर्ब किसी वर्ब का हेल्प नहीं करेंगे, उस वाज वर्ब को क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब।
लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब, वर्ब जब लिंक बन जाए, कड़ी बन जाए, वर्ब जब लिंक बने, कड़ी बने। कड़ी क्या? जैसे मेरे और टीचर के बीच में वाज एक लिंक है। क्या? मैं अध्यापक। अरे बोलिए सर, मैं अध्यापक क्या मतलब है? मैं अध्यापक हूं कि था कि होंगे? तो ये वाज बताता है, लिंक है। मेरे और अध्यापक के बीच में एक लिंक है, कड़ी है। जैसे लिंक रोड होती है, आपको कहीं जाना है, एक बाईपास निकल जाए लिंक रोड, आप वहाँ से उस स्थान को पहुँच जाओगे। तो जहाँ से चलोगे, जिस स्थान पे पहुँचना है, उसको पहुँचाने वाली रोड जो होती है वो लिंक रोड होती है, लिंकिंग रोड। तो मेरे और टीचर के बीच का जो संबंध बताता है वो ये वर्ब बताता है। ये एक लिंक बन गया है मेरे और टीचर के बीच में। तो जो वर्ब एक लिंक बन जाए उसे लिंकिंग वर्ब। और सरल भाषा में जब हेल्पिंग वर्ब किसी वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब नहीं, जो वर्ब किसी दूसरे वर्ब की मदद ना करे उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। यहाँ मैंने वर्ब पढ़ा दिया, वर्ब हमें नहीं पढ़ाना चाहिए था। जब हम तुम्हें सेंटेंस पढ़ाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद नाउन पढ़ाएंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ाएंगे, फिर वर्ब पढ़ाएंगे, फिर एडवर्ब पढ़ाएंगे, ये उसका विषय है। लेकिन अब बात आ गई ये वाज और वर के चक्कर में। इसीलिए बोला जाता है कि टीचर एक स्वयं बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब आप क्वेश्चन करोगे, भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था गीता में, आज तो शिक्षक दिवस है, राधा कृष्णन का जन्म दिवस है। राधा कृष्ण में राधा और कृष्ण दोनों के नाम से बना है, इसलिए कृष्ण का नाम न लिया जाए तो फिर असंभव है। आज शिक्षक दिवस पे भगवान कृष्ण को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्रणाम। कहा था यतो प्रश्न ततो उत्तर, यतो धर्मा ततो कृष्णा, और यतो कृष्णा ततो जय। जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहीं जय है, विजय है। तो यतो प्रश्न ततो उत्तरः, यतो प्रश्न नास्ति ततो नास्ति उत्तरः। जहाँ प्रश्न है वहीं उत्तर है, जहाँ प्रश्न नहीं वहाँ उत्तर नहीं। इसलिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि एक वाज वर्ब को हम चेंज करते हैं, दूसरे वाज वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। कब चेंज करेंगे? ओनली इन एक्शन मोड। और मैंने सरल भाषा में लिखा है एक्शन मोड क्या होता है, तो जब एक वर्ब दूसरे वर्ब की सहायता करे। ओनली इन हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कब चेंज करेंगे, वाज वर्ब इज विल बी इन हेल्पिंग, वहां समझ जाइएगा, वाज वर्ब विल बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब तो हम चेंज करेंगे, और वाज वर्ब विल बी यूज्ड इन एज लिंकिंग वर्ब। यहाँ मैं नोट्स में लिख देता हूँ, नोट्स में क्या लिखता हूँ, वाज वर्ब विल बी when was verb is used as helping verb, it will be changed into had been। ओके, प्रथम है, दूसरा है when was verb is used as linking verb, it will not be changed। मुझे लगता है अब समझ में आपको आ गया होगा। ये नोट्स है, तो कब चेंज होगा ये मैंने बता दिया। ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, क्यों, ये भी वर्ब, ये भी वर्ब, ये वर्ब इसकी मदद कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब होगा। और यहाँ पे, यहाँ कोई वर्ब, ये वाज किसी की मदद नहीं कर रहा है, तो क्या है ये साइलेंट बैठा हुआ है। ये वर्ब तो है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन साइलेंट बैठा हुआ है। आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर था, ये वाज कोई काम नहीं कर रहा है, ये टीचर की क्वालिटी बता रहा है। इसलिए इस वाज को, एक वाज कोई काम नहीं कर रहा है। ये वाज जब दूसरे वर्ब की मदद करेगा तो चेंज होगा, जब दूसरे की मदद नहीं करेगा तो चेंज, जब किसी वर्ब की मदद नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा तो चेंज नहीं होगा। आइए और लिखता हूँ, वाज वर्ब हो गया, तो V1 को V2 में, V2 को हेड प्लस V3 में, इसे मार को वाज वर्ब में, वाज वर्ब को हेड प्लस V3 में, ये हो ही गया आपका। अब मैं लिखता हूँ हैज और हैव को हम चेंज करेंगे हैड में, ठीक है। और लिखेंगे विल को हम वुड में, शैल को
शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में, मे माइट कैन कुड, और कम को गो में, एगो को बिफोर में, नाउ को देन में, हियर को दियर में। आगे यहाँ लिखता हूँ, हियर को दियर में, हाइदर को हाइदर में, हाइदर को हाइदर में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, एगो बिफोर, और टुडे को दैट डे, yesterday the previous day, tomorrow the next day, और नेक्स्ट को द फॉलोइंग में। अब नेक्स्ट के साथ जो लगा होगा, डे लगा होगा तो द फॉलोइंग डे, नाइट लगी होगी तो फॉलोइंग नाइट, और लास्ट को हम द प्रीवियस में, इसके साथ भी जो लगा होगा वो लगा दीजिएगा, एक्सेट्रा। आदि याद और भी जो कुछ बचे होंगे वो जब सेंटेंस में आएंगे तो मैं एक्सरसाइज भी पूरी कराऊंगा, पूरी एक्सरसाइज बच्चों कराऊंगा। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स, चाहे वो बात हो 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, किसी भी बोर्ड की, सबके लिए, टीजीटी पीजी सबके लिए इट विल बी बेनिफिशियल। तो ये एक सीरियल से, बेसिक से आप शुरुआत से, इनिशिएशन से आप जो है ये नरेशन सीख रहे हो। अभी तो मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया है, कुछ एक्सेप्शंस पर मैं कार्य करूँगा। इस पर क्या रूल्स है कि अगर रिपोर्टिंग वर पास्ट में तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में चेंज होगा। ओके, अब इस पर मैं एग्जाम्पल दूंगा आगे, अगर इसको आप लिख चुके हों तो इस पर मैं एग्जाम्पल दूंगा। तो इसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उस पर मैं एग्जाम्पल दूंगा। आज का वीडियो वाला लेंदी हो जाएगा अगर मैं और आगे बात करता हूं तो इसके लिए मैं आगे एक इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, इसमें एग्जाम्पल वगैरह मैं इस पर आधारित मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा और फिर एक्सरसाइज भी कराऊंगा। उसके आगे जो नियम लिखा, एक नियम और है, एक नियम ये है कि थर्ड नियम है, इसके आगे का तीसरा हुआ है, चेंजेबल सेकंड हुआ है। तीसरा नियम क्या है कि यहाँ लिख देता हूँ, इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास conjunction that is used to connect reported speech, connect the reported speech। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट का प्रयोग हम रिपोर्टेड स्पीच के को जोड़ने के लिए करते हैं। अब इसमें हम नोट्स लिखाएं कि कब तक करेंगे, जब तक रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में हो रहेगा, जब तक रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव सेंटेंस में रहेगा तब तक दैट लगाएंगे। और जैसे असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तब इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लगाएंगे। अगर वो कोई किसी दूसरे टाइप के सेंटेंस में बदल गया तो फिर दैट लगाना हमारा बंद। तो इस प्रकार बच्चों हम अपने वाणी को विराम देते हैं और अगली इसके आगे का वीडियो में अगले जो है उसमें कंसेप्ट में डालूंगा, अगले वीडियो में डालूंगा, इसके आगे का पार्ट में अगले वीडियो में डालूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट, अगले वीडियो की आपकी सूचना तब तक नहीं मिलेगी जब हार्टली आप मुझसे जुड़ोगे नहीं। हार्टली जुड़ने का मतलब है कि यू विल बी एसोसिएटेड विद मी हार्टली इफ़ यू आर गोइंग टू प्रेस द button of bell icon and subscribe. If you are going to subscribe my channel, definitely you will be associated with me heartily.
तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको बेनिफिट हो सके, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं कोई पैसा तो नहीं ले रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो आपको फ्री नॉलेज दे रहा हूँ। तो इसलिए आप अपने को मुझसे जोड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।